मुझे 0 आवर में बोलने का मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जब पिछले सेशन में मैंने एक मांग की थी कि पानी की बाहर की व्यवस्था बदल दी जाए, तो अब भी अध्यक्ष महोदय नहीं बैठे हैं, उन्होंने वो बात अगले ही सेशन में पूरी कर दी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे सरपंचों को लेके बुला के जो बैठक की और ऑनलाइन टेंडरिंग के लिए भी समझाया और 5 लाख रुपए तक की मंजूरी भी दी, हमें पहले ही उम्मीद थी कि जब भी मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। उसके लिए जो समाधान उन्होंने निकाला उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही अगर हम ऑनलाइन के लिए चिल्लाएं तो वो गलत बात है, क्योंकि इंसान भेदभाव कर सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भेदभाव नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी का साथ देने के लिए मैं तो एक ही बात कहूंगी, यहाँ आलोचनाएं और उपलब्धियों की बात तो नहीं करते। आलोचनाओं की बातें अगर कोई करता है तो वो गलत है। उपलब्धि और आलोचना जो है वो एक दूसरे के मित्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि उपलब्धियां बढ़ेंगी तो आलोचनाएं भी निश्चित ही बढ़ेंगी, इनसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पहली बार गन्नौर में सरसों की खरीद का परचेज सेंटर दिया गया है। जैसे ही हमने बोला ये गन्नौर के आड़तियों की मांग आई, उसके लिए भी माननीय कृषि मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी, जिसकी मंजूरी हमें मिल गई है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं बार बार आपसे गन्नौर में कॉलेज के लिए मांग करती थी, उसके लिए आपने जो कॉलेज की हाँ भरी थी, तो इस बार मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस बार उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएं, जल्द ही उसकी बिल्डिंग भी शुरू हो जाए, यही मेरी आपसे अपील है। बाकी कृषि मंत्री जी, आप भी सामने बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंडी का जो काम है वो बहुत स्लो है, तो ये ऐसे ना हो कि इसी तरह से धरा रह जाए, इसको भी आप जल्दी से जल्दी स्पीड अप कराएं। गन्नौर में CHC जो है वो बहुत पुरानी बनी हुई है, अब जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, उसको भी सब डिवीजन में बदला जाए। और माननीय परिवहन मंत्री जी, मैं आपसे भी ये मांग करूंगी कि गन्नौर का जो बस स्टैंड है वो 20 साल से बहुत पुराना है और अब जर्जर हालात में है, उसकी नई बिल्डिंग बनाई जाए। नगर पालिका हमारी गन्नौर की में 34 कॉलोनीज हमने कॉलोनीज दी थी रेगुलर करने के लिए, जिनको जल्द से जल्द यदि रेगुलर कराया जाएगा तो उनमें काम भी हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जब वोट लेने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये भी काम हो जाएगा, लेकिन उनको गलियों की सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए जो है वो कॉलोनी भी जल्दी से जल्द रेगुलर कराई जाए और सड़कें भी जितनी जल्दी बनेंगी उसका लोगों को फायदा पहुंचेगा। बड़ी की सड़क जो है वो जल्द से जल्द चौड़ी कराई जाए। गन्नौर में सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर की बहुत भारी समस्या है, तो ये जो है समाधान कराया जाए। एक सुपर शक्कर मशीन की भी आवश्यकता है। पीने का पानी गांव में भी स्वच्छ हो, पूरी पाइप मिल पाए, इसके लिए भी कोई प्रावधान यदि ऐसा किया जाए। कुछ गांव ऐसे हैं जो SYL के आसपास लगते हैं, अगर SYL का पानी उन तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाता है तो लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। क्योंकि आजकल गांव में सबसे भारी समस्या ये है, पीने के पानी की वजह से जो बीमारियां लोगों को लग रही है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, इसके लिए पीने के पानी की तरफ तो विशेष ध्यान किया जाएगा। कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल हम लेके आए ताकि कोई ट्यूबवेल जो है हम नहर पर लगवाएं और वो पानी हम गांव को दे पाएं, इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी एजुकेशन मिनिस्टर जी से कि स्कूलों में न तो वॉचमैन है और न गार्डनर है, तो इसकी और भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो इसमें जो है गाँव की में स्कूलों की हालात जो है वो ज़्यादा सुधार में नहीं है, इसकी तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती गीता बुकुल जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न मेरा विधानसभा में लगा था लेकिन आ नहीं पाया। हमारे झज्जर शहर में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पार्क हैं बहुत सारे। मेरा प्रश्न लगा था कि हमारे राव मंगली राम जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से पार्क, माथुराम जी स्वतंत्रता सेनानी जी के नाम से पार्क, शहीदी पार्क, कि उनसे बद से बदतर हालत है। और मंत्री जी ने जवाब दिया, द कंडीशन ऑफ दीज पार्क इज सेटिस्फैक्ट्री। एक तो मैं जानना चाहती हूं, अगर मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह से गलत जवाब दिए जाएंगे तो सरकार और मंत्री के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जिस दिन मेरा प्रश्न लगा था उसी समय हमने ये फोटोग्राफ्स मंगवाई थी
उसी समय की टाइम और डेट इस पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ राव मंगली राम पार्क, स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम पार्क के स्टैचू पे ऊपर किसी ने ट्री गार्ड डाल दिया, आवारा पशु उसमें घूम रहे हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप दे रहे हैं बार बार। ये शहीद पार्क, तो क्या हमारे शहीदी पार्क की दुर्दशा बदहाली वहां पर देख लें, कितनी बुरी हालत वहां पर है। ये हमारा टाउन पार्क, और ये उसके बाद हमारा चौधरी मातूराम स्वतंत्रता सेनानी पार्क, जिसके कि बोर्ड पे से सारे के सारे नंबर हटे हुए हैं, बदहाली है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पशु आवारा पशु जा रहे हैं वहां पर। ये चौधरी मातूराम पार्क, ये देखिए पशु, ये लाइव उसी दिन का डेट और टाइम के साथ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। तो मैं केवल जानना चाहती हूं ये, और पंडित श्री राम पार्क हमारे शहर के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और ऐसा महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से था। प्रशासन की गलतियों की वजह से उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, जिससे कि झज्जर शहर में इस समय बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। और मुझे उसके बाद दुख इस बात का है, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से गलत जवाब दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कंडीशन सही है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं 0 आर में, क्योंकि हमारा प्रश्न नहीं लगा, आपने सही जवाब यहां पर नहीं मिले। हमने सड़कों की बदहाली का यहां पर उठाया, हम प्रश्न लेकर आए, हमने ये कहा कि हमारे यहां पर सड़कों की बद से बदतर हालत है। मेरा प्रश्न लगा, जवाब आया कि सड़कों की हालत सही है, उसके भी हमने फोटोग्राफ्स रखे। हमारे झज्जर शहर के साथ पूरी तरह से जो है सरकार भेदभाव करने का काम कर रही है। आज मेरा प्रश्न लगा था ओल्ड बस स्टैंड को लेकर, कि पुराना बस स्टैंड 8 साल पहले हमारी सरकार ने नया बस स्टैंड झज्जर में बना दिया गया था। पुराने बस स्टैंड पर बद से बदतर हालत है, और मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहां पर कोई बदतर हालत नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हमारे झज्जर शहर के अंदर जो पुराना बस स्टैंड है, वहां पर आवारा लोग घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, वहां पर इतने मर्डर हो चुके हैं, अनवांटेड टाइप के लोग घूमते हैं। मैंने लगातार 4 बार 5 बार ये विधानसभा में प्रश्न लगाने का प्रयास किया, और दुख की बात यह है कि जवाब दिया गया है कि वहां पर कोई कंडीशन बुरी नहीं है। जब वो बस स्टैंड की जगह है, नई बस स्टैंड हमारा बन चुका है, तो क्या वहां पर सरकार जो है कोई मल्टी लेवल पार्किंग या कम्युनिटी सेंटर वहां पर बनाने का काम करेगी? और बार बार हम लोग जो है अपने क्षेत्र की मांग करते हैं। मेरा कहना केवल यह है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के नाम से हमारे समय में बनाए गए पार्कों के साथ भेदभाव, ऊपर से गलत जवाब, तो इसकी जवाबदेही जो है पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। और हमारा पंडित श्री राम पार्क जो बना था, डेमोलिश कर दिया गया है, उसकी जवाबदेही फिक्स करके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। हमारे पूरे हलके में, पूरे जिले में मेरा गांव मेरा बगिया के नाम से पूरे पार्क बनाए गए। जैसे ही सरकार बदली, वहां पर झूले तक भी लोग जो है उठाकर ले गए हैं। इसके बाद जो है, एक मेरा प्रश्न लगा था बैकलॉग ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस पे, अनस्टैड में रिप्लाई 6 लाइन का मेरा क्वेश्चन था, रिप्लाई आया 3 लाइन में, और वो भी गलत की। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का कोई भी बैकलॉग की स्थिति जो है उसमें क्लियर नहीं की गई। तो ये तो सुनिश्चित किया जाए कि जो विधानसभा के पटल पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द डिपार्टमेंट, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हरियाणा जो है आज हमारा क्राइम में नंबर 1 होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 होता जा रहा है। धरना प्रदर्शन हमारे सरपंच पंच करते हैं, चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिस तरह से मुकदमे बनाए जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा करते हैं। क्या कारण है कि पहले तो 2 साल तक सरकार कोर्ट का बहाना लगाकर चुनाव नहीं करवा पाई। आज जब जिला में हमारे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच पंच चुने हैं, तो उनकी पावर्स को लिया जा रहा है। क्यों ये जो चुने हुए नुमाइंदों को जो है क्यों चोर और भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है? तो इसका भी हमें जवाब चाहिए। पंच सरपंचों का मान सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए। क्राइम में नंबर 1 हमारे यहाँ पर जो है असुरक्षित हरियाणा जो है हमारी घोषणा हो गई है। मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। बहन बेटियां, खाप पंचायतें, राजनीतिक संगठन धरना दे रहे हैं, सारे के सारे अखबार पढ़े हैं कि हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौशल रोजगार के तहत, सक्षम के तहत हमारे युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, रेगुलर भर्तियां नहीं दी जा रही हैं। आज यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर अपराध बढ़ता जा रहा है। एक हमारा हरियाणा का हिस्सा जो चंडीगढ़ में है, जिसमें हमारे यूटी में हमारा शेयर था 80% यूटी का, 20% में हरियाणा और पंजाब का था। इसमें जो है उन्होंने 15% कर दिया। हमारी डेपुटेशन खराब की जा रही है। पहले भी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था। अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें हमारे राइट को, जो डेपुटेशन पर कर्मचारी हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करने का काम जो है पूरी तरह से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1 सेकेंड, ये जो हम हो गया, आप बैठो प्लीज। घनश्याम सराफ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही कोई चीज। और हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, उनका समय आप
उनने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं बजट के लिए वो सारे महत्वपूर्ण करवा हैं। रहे। एक दो की बात मैं करूंगा कि गौ सेवा के लिए पीछे 20 करोड़ का बजट था, अब की 40 करोड़ का 400 करोड़ कर दिया। ऐसा है जी, मैं तो इलेक्शन के टाइम में आपसे भी बात करी थी, आपने नहीं किया उस टाइम, क्यों नहीं किया? और जिस प्रकार से जो आम समाज को बजट में चाहिए वो यहाँ से भरपूर मात्रा में पैसा उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक क्षेत्र में जाके अपने सारे विधायकों से, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, सबके विजन लेके बजट को तैयार किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। अभी 2-3 विषय मेरे मेन हैं, एक दो तो विशंबर भाई ने बोल भी दिए हैं, लेकिन मैं उस धरने को उठाने वाला व्यक्ति हूँ। होली नजदीक आ गई थी, मैं बोला इनका धरना उठाना जरूरी है। सुंदर ब्रांच एक हमारे क्षेत्र से वे मुंडाड़ से होकर निकल जाती है, और ये सारे क्षेत्र यानी कि हमारे शुरू के हफ्ते में 2 दिन पानी मिलता है, फिर 3 दिन का कट हो जाता है, फिर अगले 2 दिन के लिए पानी मिलता है। ऐसी व्यवस्था दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में भी और सुंदर ब्रांच में भी दोनों तरह से हमारे हलकों को पीटा जा रहा है। इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पानी की सप्लाई 1 हफ्ता जब दें तो पूरा लगातार पानी दें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आज जिस प्रकार से हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लेके चल रहे हैं, हमारी कुछ सड़कों की समस्या इसमें ज्यादा है, चाहे वो नगर परिषद की हो, चाहे HSBP की हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो या पंचायती राज की हो। इस टाइप की जो सड़कें हैं उनको मैंने सारे काम अपने लिख के यहाँ दे दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अपने काम दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला सेशन है उस सेशन में हमारा ये काम पूरा हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अपील है। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट भिवानी में लगाया गया है पहले, लेकिन भिवानी खेड़ा में निश्चित था। अब बस्ती के अंदर वो सॉलिड वेस्ट प्लांट लगा है। वहाँ के आसपास के हमारे जो आदमी रहते हैं उनके लिए एक समस्या बन गया है। तो हम ये चाहते हैं कि भिवानी खेड़ा का काम भिवानी खेड़ा में हो जाए और भिवानी का काम भिवानी में हो जाए, या उसमें से कुछ जगह बेच के यदि हम दूरी पे जगह लेते हैं तो भी ये कार्य हमारा संपूर्ण रूप से सिद्ध होगा। और इसके लिए हमारा प्रयास भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना विषय ये रखना था। ये एक समस्या ये थी, एक हमारे कुछ कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं कि भिवानी क्षेत्र को हम मजबूत करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1700 करोड़ रुपए का अब तक का अनुदान दिया है, और सारे क्षेत्र में खुशी के लहर है, क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी के लिए तो हाँ भरी थी हुड्डा साहब ने, लेकिन उसके लिए बजट भी नहीं था और जगह भी नहीं थी। वे सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, और जो है कौन ही मिला अभी, आपने घोषणा कर दी 14 जुलाई 2014 को आपने घोषणा करी थी, लेकिन मेरे याद है जी, मैं सदन का मेंबर था, तो ये काम आपने शुरू करने के लिए कहा था कि मेडिकल कॉलेज करवा देंगे, और वैसा है जी वो सैंक्शन होके बन चुका है। जनवरी तक हम उसका उद्घाटन कर देंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक आधी बात मेरे को भी सुनने को मिले। धन्यवाद धन्यवाद सराफ साहब। तो सारा का सारा राव दान सिंह जी हमारा बढ़िया है,
और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। ये मैं सबको इंगित भी करवाना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में काम के लिए मुख्यमंत्री। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उपाध्यक्ष महोदय बहुत कुछ सड़कों के बारे में कहा। अब तक सड़कों के हालात खराब तो सभी ने देखी है और देख भी रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर 2 सड़कें ऐसी हैं जिनको ठीक सड़क नहीं थी, खराब थी, लेकिन उनको और ज्यादा खराब करने के लिए जेसीबी यूज की और आज उनको उसी हालात के अंदर छोड़ दिया गया है, जिससे आम आदमी का जीना इतना दुभर हो चुका है कि मिट्टी के इतनी ज्यादा वहां पर यानी व्हीकल के जाने की वजह से लोगों के अंदर परेशानी है कि आम आदमी अगर टीबी का पेशेंट भी हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। एक सड़क नहीं, अनेकों सड़कों की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान दें, खासतौर पर ऐसी जगह पे जहां पैसे अगर सरकार के पास नहीं है तो उनको तोड़े तो नहीं, बनाने की बात छोड़ दीजिए आप। तो सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान दें। पूरे मेरे सिटी शहर के अंदर जितने भी रोड है सबकी दुर्दशा कर दी गई है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये हरियाणा प्रदेश जवान और किसान की भूमिका के लिए प्रथम माना जाता है। जब एक किसान मेहनत करके अपना नाम ऊंचा करता है, वहीं जवान भी अपनी प्रतिभा को दिखा करके देश की सुरक्षा और उसके अंदर आंतरिक सुरक्षा तक की बात आती है तो प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। जब वो वहां से आ जाता है रिटायर होकर के, तो एक घर की कामना करता है कि मैं घर जाकर के एक घर बनाऊं। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाउसिंग बोर्ड के नाम से उनसे एक कोटा निकाला कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके अंदर अपने पैसे जमा करा दें। उन्होंने अर्नेस्ट मनी 1 लाख 2 लाख रुपए दिए। आज उनको 13-13, 14-14, 15-15 साल हो चुके हैं। सरकार ने न तो उनको घर दिया, न ही उनकी अर्नेस्ट मनी वापस दी। मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उनके जिनको मकान नहीं दे पाए हैं तो अर्नेस्ट मनी उनकी जो भी है उनको एज इट इज वापस लौटा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, वो बुकिंग करी थी, उस टाइम पे बुकिंग करी थी, हम तो दे देते तो वापस भी कर देते। ये आपका ही काम है, आपका ही काम है ये तो। अच्छा, ITI इंस्ट्रक्टर्स जिनको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लगाया और आज उनको 8-8, 9-9 साल हो चुके हैं, वो बेचारे अपने जीविका के लिए आगे की मनोकामना करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने नोटिस दे दिया कि आपको यहां से नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की परेशानियों को कम से कम सरकार ना करे। जिन लोगों का आजीविका चली हुई है उनको आगे चलने दे। अध्यक्ष महोदय, यही हालत क्लर्क्स की है। वो कहते हैं कि हमने अपनी क्लर्की की नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जहां पर पे ग्रेड का सवाल आता है हमें उन लोगों से भी बहुत नीचे कर दिया जो नीचे D क्लास के लोग हैं। तो सरकार इसके ऊपर भी संज्ञान ले कि जब एक आदमी को पहले से मान सम्मान दिया हुआ है तो उसको कम करने का लक्ष्य क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद पब्लिक हेल्थ में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हमने लोगों को लगाया था, आज तक उनको आपने पक्का नहीं किया है, न ही उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। महंगाई आसमान छूने जा रही है, लेकिन वो लोग आज भी उसी सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि उनकी इस समस्या की तरफ ध्यान दें और सरकार उनको रेगुलराइज करके इंक्रीज करे उनकी सैलरी को। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे। उन्होंने आके घोषणा की थी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज भी, मैं पहले भी 2-3 बार उठा चुका हूं, लेकिन आज तक एक जमीन उनके नाम से चिन्हित है। वो मेडिकल कॉलेज के बारे में आज भी कोई प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा। सरकार, मैं समझता हूं, उसको ठंडे बस्ते में रखी हुई है। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी को भगवान करे ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन हरी बीमारी किसी छुपती नहीं है। अगर मेडिकल सर्विसेज की बात आती है, हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर शायद रेफरल हॉस्पिटल के कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मेडिकल कॉलेज सेंटर की तरफ से है, सरकार प्रयास करे, सेंटर से अनुदान लेकर के आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, तो एक बहुत बड़ी सुविधा वहां के लोगों के लिए रहेगी, जिसका पूरे प्रदेश भर को फायदा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक PWD रेस्ट हाउस की जमीन पाएगा गांव के अंदर सरकार ने मांगी थी। वो PWD लैंड के लिए सरकार, गांव ने जमीन दे दी। आज तक 1,36,00,000 रुपए उनके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। सरकार उनको डिस्बर्स नहीं कर रही है, न ही उस PWD रेस्ट हाउस को बना रही है। सब जगह आप PWD रेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं तो उसको कम से कम पूरा करके ना, जमीन का जो भी विवाद नहीं है, कोई जो भी कमी रह रही है उसको ठीक करके वहां PWD रेस्ट हाउस को बनाया जाए। एक सब डिपो, जब चौधरी आफ्ताब अहमद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो हमने सब डिपो हरियाणा रोडवेज का महेंद्रगढ़ में डिक्लेयर किया था और ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था। मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों के अंदर आज मूलचंद जी यहाँ पर बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो नहीं बनाया गया।
तो ये सब डिपो भी आप बढ़ाने का एक बहुत मतलब काम है, जो बना देंगे तो लोगों को सुविधाएं रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, एक पार्क है वहां पर हमारे टाइम का बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ हुड्डा साहब के नाम से, और वो आज तक इस परिस्थिति को छोड़कर के उसके बगल में एक स्ट्रिप बची हुई है जो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के लिए थी, उनके लिए पार्क डेवलप करना था, वो आज तक उन्होंने नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, इसके बाद में जो आपने एक भावांतर होगा, आपका टाइम होगा। एक मिनट, भावांतर की बात करी। लीलाराम जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को 0 आवर में बात रखने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2-3 दिन पहले ही फैसला लिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों की एक मांग थी कि हमारे 2 लाख की जो टेंडरिंग व्यवस्था की गई थी उसको बढ़ाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे सरपंचों की या गांव के लोगों की बात को मानते हुए उसको 5 लाख रुपए तक करने का काम किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे कैथल के अंदर ही मैंने यहीं पर मांग रखी थी मानस ड्रेन के नाम से, उस पर सड़क के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल ही मैं उस सड़क पर जाकर के आया था और 22.5 करोड़ की लागत से बनकर के वो सड़क तैयार हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री महोदय का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। और ठीक इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया, शिक्षा विभाग ने, कि हर स्कूल को उनके चाहे कच्चे रास्ते हैं, चाहे 4 दीवारी है, चाहे बाथरूम है, पीने के पानी की व्यवस्था है, हर स्कूल को जो 25-25 लाख रुपए सरकार देने जा रही है उनके विकास के लिए, उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। और उपाध्यक्ष जी, मेरे हल्के का गांव सजुम्मा गांव है, बड़ा गांव है, 11-12 हजार की आबादी का गांव है। वहां पर एक PHC सेंटर है और वो प्राइवेट बिल्डिंग में चली हुई है। आप समझते हो कि गांव में किस प्रकार की बिल्डिंग होती है। मेरी सरकार से मांग है कि सजुम्मा गांव के PHC को नई बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग बना करके उसमें शिफ्ट करवाने का काम सरकार जल्दी करे, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। और ठीक इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, कैथल हल्के का क्योड़क गांव है, बड़ा गांव है, वहां पर भी पहले CHC है, उसकी बिल्डिंग भी है, परंतु PHC है और उसको CHC में बदला जाए, क्योंकि वहां पर चारों तरफ बड़े बड़े गांव हैं और खुद क्योड़क गांव की भी 25-30 हजार की आबादी का गांव है। इसलिए वहां पर CHC का निर्माण करवाया जाए। और क्योड़क गांव में ही उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई साल से लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का एक पशुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर की मांग थी और सरकार ने उसको मानते हुए 8.5 करोड़ रुपए दे करके उसकी बिल्डिंग और तैयार हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, 5-6 दिन पहले ही हमारे साथी वर्कर सभी वहां पर गए थे और PWD के एक्शन SDO जी हमारे साथ थे। तब उनकी एक मांग थी कि उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए और जरूरत है। इसलिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरे एरिया को, मैं कहूँगा उत्तरी हरियाणा को उसका फायदा होगा। लुवास के नाम से 3-4 करोड़ रुपए दे करके उसको भी पूरा किया जाए। और उपाध्यक्ष महोदय, एक पिछले हर सेशन में मैं उस मांग रखता हूं जो कैथल शहर की बड़ी मांग है, ग्योंग ड्रेन के नाम से। जब अध्यक्ष जी सेशन का समय आता है तब अधिकारियों के एक इक्का दुक्का फोन आते हैं, इसमें आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, इसको किस प्रकार किया जाए। भाई सरकार है, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो सरकार ने देखना है, वो शहर के बीचों बीच जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस ड्रेन का कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि उपाध्यक्ष जी अगर उसमें कोई गाय गिर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, कोई भाई दारू पिया या शराब भी उसमें गिर जाए, उसके अंदर गिर करके मर जाता है,
कोई कुत्ता बिल्ली जानवर जो भी उसके अंदर एक बार चला गया उपाध्यक्ष जी वो बाहर नहीं आता। इसलिए ये बड़ा दयनीय विषय है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मेरी ये सरकार से उपाध्यक्ष जी मांग भी है। एक उपाध्यक्ष जी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर पिछले काफी 8-9 महीने से कर्मचारी लगे हुए हैं, ना तो उनको आज तक कोई तनख्वाह मिली, पे मिली, और ना उनका नाम कौशल रोजगार में ही भेजा गया। हमने भी अधिकारियों से बात की और पता नहीं किस प्रकार का जवाब देते हैं कि कहते हैं कि इसमें नहीं भेज सकते, पीडब्ल्यूडी में तो भाई कोई पीडब्ल्यूडी तो हरियाणा प्रदेश से अलग तो है नहीं। श्री और नरेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष जी हो गया, टाइम हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा डीम प्रोजेक्ट सोचा कि जिसके बारे में पूरे देश में कहीं भी नहीं सोचा गया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो उन्होंने सोचा उसको धरातल पर उतार कर जो हमारे हरियाणा के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम थी, उनको अनेक योजनाओं का फायदा उन्होंने पहुंचाने का काम किया। अनेकों योजनाओं का फायदा धरातल पर मिलने लगा है और सबसे बड़ा जो फायदा चिरायु कार्ड के रूप में दिया, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में 2009 के बाद जो सेंसेक्स हुआ था उसके आधार पर आयुष्मान कार्ड जिसका पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब हरियाणा सरकार के द्वारा चिरायु कार्ड वितरित करके एक इतना बड़ा काम किया है कि हमेशा इतिहास में माननीय मनोहर लाल जी को याद किया जाएगा। मैं जब उन व्यक्तियों को जिनको चिरायु कार्ड मिले और एक परिवार में अगर 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों को 8 कार्ड मिलते हैं, और जब हमने उन्हें प्लास्टिक कार्ड वितरित जो सरकार से मिले या हम अपने द्वारा उनको देते हैं तो उनके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। और निश्चित ही जब वो देखते थे कि ऐसे लोग जिनके 3 मंजिला मकान वाले राशन लेते थे और उनको राशन नहीं मिलता था, तो निश्चित उनके मन में बहुत बड़ा सरकारों के प्रति गलत विचार आते थे। अब उन सबको पीले राशन कार्ड के रूप में राशन कार्ड भी मिल गए हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है। सारी बातों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो सुविधाएं मिली हैं उसका मैं और जिक्र नहीं करना चाहता। तो इसके लिए मैं पुनः मनोहर लाल जी को धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत अच्छा विचार उनके मन में आया और उन्होंने सोचा और उसको धरातल पर उतार कर पोर्टल के माध्यम से उसको लागू किया है। तो पोर्टल की महत्ता हम सबको पता चलती है, अनेक पोर्टल के फायदे हैं, मैं सब में नहीं जाना चाहता। अब इसके बाद थोड़ी 2-4 दिक्कतें मैं अपने विधानसभा के बारे में रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज से 3-4 साल पहले एमएसएमई की जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, मध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योग जो अनऑथराइज्ड एरिया में लग गए थे, उनका एक हरियाणा का पूरा सर्वे करा के उनकी स्कीम बनाकर उनको रेगुलाइज करने के बारे में घोषणा की थी। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा ये बात रखना चाहता हूं कि वो सर्वे हो गया, ऐसा जानकारी मिली है। फरीदाबाद में भी बहुत से क्लस्टर्स हैं, सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, दयालबाग, बहुत से, मैं सारे नाम नहीं लेना चाहता। तो वो लोगों की जिंदगी, क्योंकि पॉल्यूशन से सिटी और सिटी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिलने की वजह से रोज पॉल्यूशन का डंडा रहता है, जाना अनेक हमारे कर्मचारी काम करते हैं। तो मेरी आपके द्वारा ये इस विधानसभा के माध्यम से मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री से कि इसमें जल्दी से जल्दी तेजी से काम आगे बढ़ाएं, और जो हमारे लघु उद्यमी हैं और जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं जिनके ऊपर तलवार अटकी रहती है कि लॉकडाउन पॉल्यूशन बंद कर देगा तो उनका क्या होगा, उस पर तेजी से वो काम करें। एक इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ी समस्या और है, हरियाणा एचएसवीपी के द्वारा जो प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए थे, वो उन सभी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को एचएसएसआईडीसी में दे दिया गया। उनकी एचएसवीपी की पॉलिसी या उसके नियम अलग हैं और एचएसआईडीसी के नियम अलग हैं। तो उन सब इंडस्ट्रीज को जो ट्रांसफर प्लॉट्स हुए हैं उनको इतनी दिक्कतें होती हैं, बार बार जाने के बाद भी उनको, कल मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक ऐसे करप्ट ऑफिसर को गिरफ्तार कराया गया है कि वो बुला कर उनको धमकाता था लोगों को, और कितनी भी रिश्वत मांगता था, लोगों की नींद खराब होती थी। तो उसके साथ धन्यवाद भी करता हूं, पर साथ साथ मांग भी करता हूं कि ये जो पॉलिसी में इमीडिएट जो चेंज करना है, एचएसआईडीसी ने प्लॉट, अगर एचएसवीपी ने प्लॉट दिए हैं तो जो उसके लॉ थे, बाई लॉज थे, वही एचएसआईडीसी में लागू हों और उनको जल्दी से जल्दी
उनको इस समस्या को दूर करा जाए। मैं देख रहा हूँ घड़ी बड़ी तेजी से भाग रही है। मेरी एक पहले भी मैंने यहाँ पे डिमांड की थी, गुडियर पे सेक्टर 7, 8, 3 सीही गांव के लोगों को दिल्ली जाने के लिए बल्लौड़ से घूम के आना पड़ता है। जाम की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि वो मेरी इस मांग को नितिन गडकरी जी से जल्दी से पास कराकर एक ऊपरगामी पुल जल्दी से जल्दी बना के काम करें। एक हाउस फॉर ऑल डिपार्टमेंट बनाया था दीनदयाल योजना के नाम से, स्लम के लिए पैसा आवंटित हुआ था। अधिकारी कहते हैं कि सरकारी जमीन पे पैसा लगेगा, अगर लोग रहते हैं तो उनके लिए जरूरी चाहे सड़क हो, नाली हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे शहरी मंत्री बैठे हैं, वो आदेश दें कमिश्नर को कुछ पैसे को लगाने का, वो आदेश दें। भारत कॉलोनी 1 सेकंड 28 वार्ड में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वो संज्ञान लें, जल्दी जल्दी कोई स्कूल बनाएं, धन्यवाद। डिस्पेंसरी भी बनाएं। श्री बलराज, धन्यवाद। हो गया जी। थैंक यू उपाध्यक्ष जी। आज मैं सदन के सामने, सरकार बड़े बड़े दावे करती है सबका साथ सबका विकास। आज ये चौथा बजट सत्र मेरे आने के बाद में, एक तो जैसे ही चुन के आया तब आया था, मैं उस सत्र में अपने महम हल्के की जो है गर्ल्स कॉलेज की आवाज उठाता आ रहा हूं। मेरे वहां के हॉस्पिटल की जर्जर हालत को नया बनाने की आवाज उठाता आ रहा हूं। मेरे महम के अंदर पानी और सीवर की जो दुर्दशा है उसकी आवाज उठाता आ रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं। मेरे जो ना स्कूलों की हालत जर्जर है, हर उसमें मैं उठाता आ रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं। बड़ंबा गांव से मैं बेरी रोड की, मैं पिछले डिप्टी सीएम से भी गांव वाले मिल चुके हैं, सारी वो हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से ज्यादा मैं हर बार उठाता हूं और लिख के दे चुका हूं मुख्यमंत्री को। उसको उन गड्ढों का आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। गिरावट से समर गोपालपुर, गिरावट से बेसी रोड, पत्थर डाल के छोड़ दिए हैं। जो खेतों में जाते हैं पशुओं के, उनके पैर और खुर जो बर्बाद हो गए, उसके ऊपर काड़ा डालने का पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए, कोई सुनवाई नहीं। ये है आपका सबका साथ सबका विकास। बहु अकबरपुर से समर गोपालपुर गांव का जो पोर्शन है उसका इतना बुरा हाल है, पानी खड़ा हर गड्ढे, लोगों का जीना आराम हो रखा है, कोई सुनवाई नहीं। जो सबका साथ मान बड़ी बड़ी बात करते, डिप्टी सीएम 25 करोड़ रुपए हर विधानसभा में दे दिए मेंटेनेंस के लिए, मेरी विधानसभा में तो 5 पैसे नहीं लगे। यह है सबका साथ सबका विकास की सच्चाई। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे चल रही है, यही एक अचंभे की बात है। इनको यह नहीं पता, किसान की बड़ी बड़ी बात करते हैं कि किसान को पानी कितने दिन चाहिए। जो पानी का वार मिलता है वो 1 हफ्ता से 7.5 दिन का होना चाहिए, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जो सिर्फ 3 से 3.5 दिन का पानी जो है किसान को देती है। आधे किसानों को पानी नहीं मिलता, ये हर बार की शिकायत है। और अब भी जो है ना उसी वार को फिर दोबारा पानी छोड़ देते हैं इन नहरों में। एक किसान को तो 2 बार मिलता है और आधे किसान जो है ना इस गेहूं की फसल में पकने के टाइम पे पानी की कितनी जरूरत और कितनी महत्वपूर्ण उसके लिए है, किसान के लिए, उसको कोई समझने वाला नहीं। ऐसी संवेदनहीन वाली सरकार मैंने पहली बार देखी। कैसे ये सरकार चल रही है, बात किसान को बढ़ाने की करती है लेकिन किसान के बारे में पता ही नहीं। ये सरकार किस रिमोट से चल रही है, बड़ी हैरानी की बात। गाय के ऊपर वोट लेते हैं, राजनीति करते हैं, गाय की दुर्दशा है। आपके अपने ही गुजरात, यूपी और हिमाचल है जहां गाय को बांधने के लिए वहां हर परिवार को प्रोत्साहन 1000 रुपए गाय के ऊपर दिया जाता ताकि वो गाय को गोवंश को बांध कर उसका वो कर सके। लेकिन यहां कोई नहीं, सिर्फ बातें होती है वोट लेने के लिए गाय के नाम पर। ये हालात है। ई टेंडरिंग बजट बढ़ा दिया तो वो बजट तो वो बजट किस लिए बढ़ाया है? और दूसरी ये मेरा समय रुकवा दो, मेरा समय रुकवा दो। बजट है, धरातल की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय। मैं तो आज सरपंच जो छोटी सरकार जिसको कहते हैं, क्या हाल कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को, जो इनकी नीति है फूट डालने की, उसी तरह काम करके आज उनमें भी 2 फाड़ करके भाईचारा खराब कर दिया। वो उनको वह बैठे हैं लाठियां भाजकर वो करके उन छोटी सरकार के सरपंचों की जो बेइज्जती करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आज आप सरकार तानाशाही रवायत सरकार कर ले, लेकिन आने वाले समय में वही छोटी सरकार इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ज्ञापन मिला है, यहां हर रोज कोई ना कोई कर्मचारी हो, परिचालक जो बेचारे अपने हक के वेतन के जो मानदेय उनको 4200 का वो होना चाहिए पे स्केल, वो इतने दिनों से वो आवाज लगा रहा है, उनको छोड़ दिया, सबका मिल गया। तो मैं निवेदन करता हूं उनके परिचालकों के जो पे स्केल को भी बढ़ाकर उनको सम्मान देने का सरकार काम करे।
इसी क्रम में आज बेरोजगारी की वजह से आज हमारा युवा नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पुलिस के ऊपर भी भारी दबाव पड़ा हुआ है, वो भी तनाव की स्थिति में है। वैसे ही पुलिस की कमी है और ऊपर से ये सारे बढ़ता क्राइम और नशे की वजह से। तो मैं कहना चाहता हूं पुलिस की भी हमारी उसको प्रोत्साहन देकर, उसको अच्छा वेतन पंजाब के समान देकर उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और निष्ठा से कर सकें। यही निवेदन करता हूं सरकार को। और आज एक मैं बड़ा हैरान हुआ, परसों मुझे जींद के अंदर जो एजुकेशन वॉलंटियर्स एक स्पेशल स्कीम हमारी सरकार ने लेकर आई थी गरीब बच्चों को प्रोत्साहन करके स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, मैं हैरान हुआ। उनकी पात्रता जो है वो टीचर के बराबर, उनका जो ज्वाइनिंग की वो उनको चयन हुआ वो पूरी एचएससी की प्रक्रिया के थ्रू, लेकिन उनका वेतन मात्र 9,000 रुपए। कितना बड़ा शोषण है। 779 वो एजुकेशन वॉलंटियरी सरकार ने लगाए हैं, जो सिर्फ अब उनको 9 महीने की बात करते हैं 9,000 रुपए। 9,000 तो एचके रंधवा का कितना मैं ये 9,000 रुपए मेरे पास उनका वो है मंत्री जी ज्ञापन दिया हुआ है। मैं वैसे कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये है असली सच्चाई। और ठीक है 9,000 रुपए मैं करना चाहता हूं। आज मेरा प्रदेश का बेरोजगारी में 1 नंबर हो गया है। ठीक है, हो गया नहीं, मेरा बीच में समय हो गया था। मैं बता अमित शाह जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है युवाओं के ऊपर। अमित शाह जी, सरकार को सावधान होना होगा। अब आपकी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही, वो 40 लाख आपकी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप कृपया बैठ जाए, प्रदेश का भविष्य खतरे में बैठिए। है। अमित शाह जी, उनके लिए कुछ करना होगा। अमित शाह जी शुरू करें आप, ये शुरू बहुत करें गंभीर विषय है। आप शुरू करें अमित शाह जी, समय हो गया। कुंडू जी बैठो, बैठो कुंडू जी, आप उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कुंडू जी आप बैठिए, बैठ जाओ, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कोई फायदा क्या आपका। हाँ जी, हाँ जी, अमित शाह जी धन्यवाद। अमृता देवी बिश्नोई 1730 में उन्होंने और 363 और बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शहादत दी थी। खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए उस पेड़ से लिपटकर उन्होंने अपनी जान को बलिदान किया था। आज उसको आने वाले समय में तकरीबन 300 साल होने जा रहे हैं। जो चिपकू मूवमेंट था वो भी कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित था। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कि अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा करे, जिससे हर साल जो ऐसे लोग हैं या जो संस्थाएं हैं पर्यावरण के लिए जो अग्रणीय भूमिका निभाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, सम्मानित किया जाए। साथ में अध्यक्ष महोदय, जो बिश्नोई समाज है पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भी अग्रणीय भूमिका निभाता है। मुझे अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने चिंता व्यक्त की है कि कुछ लोग फसल की रखवाली के नाम पर खुद या किसी के माध्यम से जीव जंतुओं का, खास करके जैसे काला हिरण हो गया, नील गाय होगी, मोर हो गए, काला तितर हो गया, इनका शिकार भी करते हैं। एफआईआर भी दर्ज हुई है और इसमें मूलभूत रूप से जो टोपीदार बंदूक है, पाउडर गन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उनके माध्यम से आपके समक्ष उनकी एक मांग भी रखना चाहूंगा कि इस टोपीदार बंदूक को बैन किया जाए, इसका लाइसेंस को रिन्यू ना किया जाए और नया लाइसेंस ना दिया जाए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, कालवाना खरीफ चैनल, इस मुद्दे से जुड़े हुए घटनाक्रम को इस सदन को समझने की आवश्यकता, मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। 2014 में आदरणीय हुड्डा साहब ने इस खरीफ चैनल को मंजूर किया था, भाजपा सरकार ने इसे रद्द कर दिया। मैंने विधायक बनने के बाद यहां पर यह सवाल लगाया कि इसको क्यों रद्द किया गया, तो मुझे जवाब मिला कि पानी की कमी है। मैंने फिर सवाल किया कि अगर पानी की कमी थी तो आपने 2014 के बाद सिरसा जिले में 4 नए खरीफ चैनल कैसे मंजूर कर दिए? उन्होंने कहा नहीं किए। मैंने आंकड़े उनके समक्ष रखे, जवाब नहीं था। आखिरकार मुझे पता चला कि कालवान एक नया खरीफ चैनल डवाली हल्के में निकाला जा रहा है। मुझे खुशी हुई, देर आए दुरुस्त आए, मगर बाद में खंगाल कर देखा तो पता चला मामला कुछ और है। उसका नक्शा बदल दिया गया, अब उसे चक फरीदपुर गांव तक लेकर जाया जा रहा है, काटा जा रहा है उस कालवाना खरीफ चैनल को। और अध्यक्ष महोदय, चक फरीदपुर गांव एक बेचरा गांव है, नाम मात्र आबादी है, मगर वहां पर एक विशेष परिवार के सत्ता में बैठे हुए उनका आर्थिक हित जरूर लगता है।
अब पहला जो नक्शा था उसके तहत तकरीबन 11 गांव के सैकड़ों किसानों की 17,700 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलनी थी।